जी चलिए लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब मज़ीद हमने दो सिचुएशन डिस्कस करनी है, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 जो रिलेट करता है लॉन्ग एसोसिएशन से। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप ये किस सिचुएशन को डील कर रहा है कि ऑलरेडी टीम मेंबर में से किसी का भी कोई भी फैमिली मेंबर ऑलरेडी टीम में से किसी का भी कोई भी फैमिली मेंबर अगर क्लाइंट में एम्प्लॉय है, किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा है, तो ये सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ये सिचुएशन फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप कब अराइज होगी? अगर कोई टीम में से, हमारी ऑडिट टीम में से किसी का भी कोई भी रिलेटिव क्लाइंट में किसी पोस्ट पे काम कर रहा है, वो पोस्ट चाहे जूनियर लेवल की हो चाहे सीनियर लेवल की हो, थ्रेट अराइज होगा। थ्रेट कौन सा अराइज होगा? इसमें इवन फ्रेंड्स भी कवर हो जाते हैं। याद रखिएगा, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, अगर हमारा कोई दोस्त है वो क्लाइंट में एम्प्लॉय है तो वो भी सिचुएशन में कवर हो जाएगा। थ्रेट्स में कौन कौन से थ्रेट राइज हो रहे हैं? कह रहा है क्लोज रिलेशनशिप विद क्लाइंट पर्सोनल क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट कैसे राइज होता है ये आपको क्लियर है, भाई रिलेटिव है उधर। अच्छा याद रखिएगा, अगर रिलेटिव क्लाइंट पे एम्प्लॉय है तो ये सिचुएशन है, लेकिन अगर रिलेटिव ने क्लाइंट के शेयर्स बाय किए हैं, एम्प्लॉय नहीं है उधर, रिलेटिव ने क्लाइंट के शेयर्स बाय किए, फिर ये सिचुएशन नहीं राइज होगी। फिर कौन सी वाली सिचुएशन है? हाँ, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किस वजह से? शेयर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जैसे कहता है कि वो फैमिली मेंबर है ना, फैमिली तो एक ही है, तो क्लाइंट से जो भी उस टीम मेंबर जो उस हमारे रिलेटिव को जो क्लाइंट में एम्प्लॉय है जो भी इंसेंटिव मिल रहा होगा, आ तो सेम फैमिली में रहा होगा, तो इनडायरेक्टली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी अराइज होता है। ज्यादा स्ट्रांग नहीं, याद रखिए थ्रेट्स जो है ना, जाहिर है कुछ सिचुएशन में थ्रेट कुछ ज्यादा क्लैरिटी के साथ अप्लाई होते हैं, कुछ जरा थोड़ा हल्के लेवल पे अप्लाई होते हैं, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी अराइज होगा। इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे अराइज होता है? अगर क्लाइंट धमकी दे कि आपने मेरी बात ना मानी, अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया, तो हम आपके टीम मेंबर को जॉब से निकाल देंगे, ये जो आपके रिलेटिव को जॉब से निकाल देंगे। इस वजह से इंटिमिडेशन थ्रेट भी अराइज होता है। क्लाइंट हमारे, अगर हम क्लाइंट की बात नहीं मानेंगे, देखें अगर हमारा रिलेटिव क्लाइंट पे एम्प्लॉय है, क्लाइंट पहले तो वो सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेगा, उस सूरत में कौन सा थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और अगर हमने सीधे तरीके से प्यार से उनकी बात ना मानी, फिर क्या करेंगे? फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेगा। वो क्या थ्रेट राइज हुआ? फिर धमकी देगा फिर कि हम आपके टीम मेंबर को, पहले उसने कहा था प्रमोट कर देंगे, आपके रिश्तेदार को हम प्रमोट कर देंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दे, अब क्या कह रहा है कि भाई जॉब से निकाल देंगे उसको। तो इंटिमिडेशन थ्रेट। तो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप के केस में कौन कौन सा थ्रेट राइज होता है? फिर से बताइए। फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। क्या ये इंटेग्रिटी को अफेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर नहीं, बल्कि किसको? ऑब्जेक्टिविटी को। किसी हद तक शायद ये ड्यू केयर को भी इफेक्ट कर सकता है, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर में, कि हम अपने रिश्तेदार का काम एक एप्रोप्रिएट स्केप्टिसिज्म के साथ चेक नहीं करेंगे, रिड्यूस स्केप्टिसिज्म के साथ चेक करेंगे, तो इसमें हमारा ड्यू केयर का भी शायद आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का तो कंफर्म है। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना? पहले थ्रेट डिस्कस कर रहा है, फिर थ्रेट के बाद प्रिंसिपल। फैक्टर्स टू वैल्यूएट द थ्रेट। वैल्यूएट किस चीज को किया जा रहा है? कह रहा है फैक्टर्स टू वैल्यूएट। किस चीज को वैल्यूएट कर रहा है? थ्रेट्स को वैल्यूएट कर रहा है। वैल्यूएट करने का मतलब क्या है? कि देखना कि थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई है या कि आपने सिर्फ थ्रेट लिखने हैं, आगे मार्क्स के लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि इनको फर्दर एक्सप्लेन करना है या नहीं करना। फिलहाल आपने सिर्फ जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनको पिक करना है, ड्राफ्टिंग और एक्सप्लेनेशन हमने बाद में करनी है, जो जैसे हमने एग्री किया। क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप।
क्लाइंट्स पोजीशन, ऑडिट मेंबर्स रोल, यानी किस पे डिपेंड करता है, यूं समझ लीजिए कि जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे इन चीजों पे। किन चीजों? ये 3 चीजों पे। ये कैसे? क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, जितना क्लोज होगा सिग्निफिकेंस ज्यादा, जितना रिलेशनशिप दूर होगा सिग्निफिकेंस कम, पोजीशन जितनी लो होगी और जितनी ज्यादा होगी, ये हमारी फर्म की तरफ, और क्लाइंट में जो हमारा रिश्तेदार है उसकी पोजीशन लो होगी उतनी सिग्निफिकेंस कम, जितने, यही बात बता रहा है। ये 3 फैक्टर है, क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, क्लाइंट में क्या पोजीशन है, फर्म में क्या पोजीशन है। क्लियर? सेफगार्ड क्या हो सकता है हमारे इस केस में, जबकि हमारे किसी टीम मेंबर का रिलेटिव क्लाइंट में एम्प्लॉय है, क्या करें? क्या एम्प्लॉय को रिमूव करवा दें? नहीं, उस पर तो हमारा कंट्रोल ही कोई नहीं है, हमारा कंट्रोल तो फर्म पे है, कंपनी में तो कंट्रोल ही नहीं। तो क्या करें? रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है कि जिस टीम मेंबर का रिश्तेदार क्लाइंट में एम्प्लॉय है, उसको टीम मेंबर को ऐसी ड्यूटीज दो जो कि उसके रिश्तेदार के स्कोप ऑफ वर्क में ना आती हो। यानी अगर रिलेटिव जो है वो फर्ज कीजिए पेरोल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हमने अपने टीम मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर देना है, रिवाइज कर देना है। कैसे? उसे पेरोल का एरिया वेरीफाई करने के लिए नहीं देना, सेल्स वाला दे दो, परचेज वाला दे दो, इन्वेंट्री वाला दे दो। यह है रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर फर्ज कीजिए आपके ख्याल में जो हमारा रिलेटिव है वो किसी ऐसी पोस्ट पे है जो कि डायरेक्टर लेवल की है, या इधर से जो टीम मेंबर है वो कोई जूनियर नहीं, वो पार्टनर है, तो अगर पार्टनर का रिलेटिव होगा, मुझे ये बताइए, पार्टनर ने तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई करना है। अब पार्टनर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, कोई जूनियर हो तो उसे यहां से उठा के उधर भेज दिया, उधर से उठा के उधर भेज दिया। पार्टनर के केस में फिर क्या करें? पार्टनर के केस में रिमूव कर दें, इंडिविजुअल को रिमूव भी किया जा सकता है, इस पार्टनर को भेज दें वापस, इसकी जगह पे किसी दूसरे पार्टनर को लेके आए। और फिर जो अगर पास्ट में कोई काम हुआ किया हुआ है इन्होंने, उसके काम का रिव्यू करवा लें, इंगेज एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर। ठीक है? अब वो आपने स्पेसिफिक वर्क रिव्यू कराना है कि पूरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना है, वो तो थ्रेट पे डिपेंड करता है, रिव्यू करवा लें। डन जी? रिव्यू भाई उसके जो काम किया उसको चेक करवा ले, किसी से किसी से चेक करवा ले कि भैया ये देखो इसने क्या क्लाइंट को अनड्यू फेवर तो नहीं दी, रिलेटिव था। अब देखिए ना, फर्ज करें हमारा सीनियर है, उसका भाई क्लाइंट में पेरोल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पहला हमने सेफगार्ड तो ये अप्लाई किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रक्चर कर दी, हमने कहा तुम सेल तुम पेरोल। लेकिन देखिए स्टिल इसके बावजूद भी थोड़ा सा किसी हद तक थ्रेट राइज होता तो है। वो टीम मेंबर अपने किसी बैचमेट को कह सकता है यार ये मेरा भाई है, पेरोल को मैं तो वेरीफाई नहीं कर रहा, तुम पेरोल को वेरीफाई कर रहे हो, लेकिन जरा भाई का ध्यान रखना। तो किसी हद तक थ्रेट फिर भी रह सकता है। कोई एक सेफगार्ड याद रखें, नॉर्मली थ्रेट को कंप्लीटली एड्रेस नहीं करता, ये हमें मल्टीपल सेफगार्ड अप्लाई करना पड़ता है। तो कहता है हालांकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर कर भी दिया हो, हालांकि आपने एंगेजमेंट पार्टनर वाला केस है या कोई सीनियर टीम मेंबर का केस है उसको रिमूव भी कर दिया हो, स्टिल आपने वो जो एरिया है ना उसका रिव्यू करवाना है। यानी समझ लीजिए कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके चेक करेगा कि पे रोल की जो वेरिफिकेशन की गई है क्या सही तरीके से की गई है, जैसे आम हालात में करते हैं सारे प्रोसीजर वैसे ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोसीजर कम परफॉर्म किया हो। डन जी? इसको पढ़ के देखे क्या समझ आता है। केस कौन सा है भला, ये बताइए। फैमिली एंड पर्सनल, ये कब राइज होता है, कब? एग्जाम्पल दीजिए। जब हमारे टीम में से किसी भी मेंबर का कोई भी फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, जान पहचान वाला बंदा क्लाइंट में किसी भी पोजीशन पे एम्प्लॉय हो जी, अगर वो पर्सन फर्म को बताए ही ना तो प्रैक्टिकली इशू राइज होता है। एग्जाम में तो जाहिर बताएगा, तो फिर उसके खिलाफ कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन का एक्शन लिया जाता है।
ठीक है, उसको प्रैक्टिकली खुडे लाइन लगा दिया जाता है। हमारी फर्म में खुडे लाइन का मतलब ये था, उसे किसी अच्छे क्लाइंट पे नहीं भेजा जाता। उसे फिर वो जो क्लाइंट होता है ना कुछ ऐसे जिनमें सारा दिन फैक्ट्री बंद रहती है, रात को ट्रक आता है, सामान अनलोड होता है, उसे कहता है चलो भाई गिनती करो सामान की, तुमसे अब ये 2 साल यही काम करवाना। तो अगर आप इस तरह के काम करते हैं, सही तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, तो फिर वो आपको इसी तरह की इंगेजमेंट में भेज देते हैं जहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, का अच्छा हो गया, काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मैंने आपको आधी बात बताई है ट्रक अनलोड करवाने वाले। उधर मच्छर भी होते हैं, रात को उधर सोना पड़ता है पलंग के ऊपर, वो एसी भी नहीं होता उधर कोई, और वो किसी दूसरे शहर में भेजते हैं दूर के। अच्छा नहीं, अगर देखिए प्रैक्टिकली अगर कोई रेलवे का कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो दूर के होंगे, मुझे जानते ही नहीं है। देखिए केस स्टडी में तो कोई भी रिश्तेदार आ गया तो इसका मतलब आपने उसको जानना है और थ्रेट एड्रेस करना है। अदर देन अगर कोई इसमें कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है, वो कहता है अगर आपको किसी का पता ही नहीं है तो फिर आप जाहिर है उसको फेवर भी नहीं देंगे। ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिकली थ्रेट राइज नहीं होता। हाँ नहीं, वो अगर वो अगर आके हमें बता दे कि भैया मैं आपका रिश्तेदार हूं, फिर थ्रेट राइज हो जाएगा। एग्जाम में आपने हर रिलेशनशिप में थ्रेट राइज कर देना है, खत्म बात। आगे भाई ये समझ आ गया आपको? चलिए चीट शीट पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम में इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट को वो किस तरीके से टेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ पर्सोनल। लॉन्ग एसोसिएशन देखिए, एक तो है रिलेशनशिप होना, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, वो तो आपको बाय बर्थ होता है, नेचुरल होता है। लेकिन इसमें सम टाइम आपको होता है फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक टीम मेंबर को हमने ऑडिट करने के लिए भेजा, तो पहली दफा भेजा इंडिपेंडेंट था, कोई फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, दूसरी दफा भेजा इंडिपेंडेंट था, कोई फैमिली पर्सनल, तीसरी दफा भी इंडिपेंडेंट, फोर्थ टाइम जब फर्म भेजने लगे ना, तो वो पर्सन कहने लगा सर जी मुझे ही हर साल क्यों भेज देते हैं? उनका इसलिए कि तुम्हें काम कर करके सीख लिया है, तुम्हें क्लाइंट के सारे रिस्क का पता चल गया क्या है, तुम्हें क्लाइंट के सारे एम्प्लॉयज़ का पता है, तुम्हें पता है कौन सी इन्फॉर्मेशन किस जगह से मिलेगी। नया बंदा जाएगा तो वो जो काम फर्ज कीजिए कि हफ्ते में करेगा, तुमने वो काम 3 दिन में कर लेना, इसीलिए और तुम्हारे काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी क्योंकि तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, इसलिए तुम्हें दोबारा भेज रहे हैं। उसको फोर्थ टाइम भी फर्म भेज देगी। ठीक है जी, इसका प्लस पॉइंट तो है वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। क्या? जब बार बार हम वहां पे जाते हैं ना सेम क्लाइंट पे, तो याद रखें पहले अगर किसी के साथ दोस्ती नहीं भी थी ना, तो दोस्ती हो जाती है। ये नेचुरल होता है फर्म में, जब आप जाते हैं किसी के साथ जाहिर है बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक इंसान है ना, सोशल एनिमल से बोला जाता है, तो उसके साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप अक्सर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो बाज़ का तो ऐसा होता है इकट्ठे प्लान बना के वो सैरो तफरी के लिए भी निकल रहे होते हैं, तो इसलिए इस सिचुएशन को कहते हैं लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या है कि काफ़ी लंबे अरसे तक, कई सालों तक एक ही टीम मेंबर एक ही क्लाइंट की ऑडिट टीम का हिस्सा रहे, इसे कहते हैं लॉन्ग एसोसिएशन। ठीक है, लफ्ज लॉन्ग को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, कितना लॉन्ग, कितने साल, कैफ लेवल पे नहीं किया, सीफैप लेवल पे जो इसके सेक्शंस हैं उनमें उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, उनमें नॉर्मली वो चले यार उसको छोड़े, मैं इतनी कैफ का बता देता ना। कैफ के पास पेपर्स में ये लिखा हुआ, सीफैप में ये लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद आपने टीम मेंबर को रोटेट करना लाजमी है, पार्टनर को रोटेट करना लाजमी है। लेकिन कैफ में वो ये कहता है कि 3 साल बाद ही थ्रेट राइज हो जाता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। 5 साल बाद तो लाजमी है, लेकिन 4th ईयर में भी अगर 4th टाइम भी किसी को भेज रहे हो ना, तो थ्रेट राइज हो जाएगा। ये 3 साल में जाहिर है 3 दफा अगर आपने ऑडिट किया है, टीम का हिस्सा बने हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई वाकफियत, फ्रेंडशिप हो गई होगी। ये हो गया लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन कंसेप्ट समझ आ गया? ओके, 3 ये इसके साथ लिख ले, लॉन्ग एसोसिएशन के साथ ब्रैकेट में
3 to 5 ईयर, तो मैं मोर देन 3 ईयर लिख लें, मोर देन 3 ईयर, मोर देन। इसमें थ्रेट कौन सा राइज होता है? पहला थ्रेट फेमिलियरिटी है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप क्रिएट होती, रिश्ता नहीं हुआ भाई। अच्छा, कल वाली केस स्टडी आ गई भाई याद, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज हो गया था और साथ में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हुआ था ना। हाँ जी, इंटिमिडेशन, लेकिन वो चूंकि रिलेटिव था इसलिए इंटिमिडेशन। ये रिलेटिव नहीं है, ये लॉन्ग एसोसिएशन का केस फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप से डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हमारा रिश्तेदार कोई क्लाइंट पे काम नहीं कर रहा, बल्कि जो क्लाइंट में काम कर रहा है उसके साथ हमारे हल्के सी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे राइज होता है? क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली कई सालों तक एक कंपनी का क्लाइंट का ऑडिट करते हैं ना, तो आपकी ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे आर्टिकल्स अनकलीफ खत्म 4 साल 3.5 साल के होते हैं ना, तो जब 3 साल आपके हो जाएंगे, जब 4th टाइम जा रहे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आर्टिकल्स कंप्लीट होने के करीब होंगे। तो आपको एक थोड़ा सा इंसेंटिव भी होता है क्या, कि जॉब ऑफर हो जाएगी, ये अच्छी खासी मेरी इधर हेलो है हो गई है लोगों के साथ, आर्टिकल्स खत्म होने वाले हैं, इनसे कहूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे फिट करवा देंगे, मुझे कंसीडर करें। इस वजह से जी बिल्कुल ऐसे होता है। प्रैक्टिस में याद रखें, ये क्लाइंट भी प्रेफर करते हैं कि हम बजाय ये कि हम मार्केट से नया बंदा उठाएं, हमारे ऑडिटर की टीम में से कोई पर्सन जिसके आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं, फर्म को छोड़ना चाहता है, हमें ज्वाइन कर ले। क्योंकि इसमें क्लाइंट को क्या फायदा है, उन्हें एक बिल्कुल रेडीमेड बंदा, एक्सपीरियंस बंदा, जिसको उन्होंने ना सिर्फ ये कि जज किया है बल्कि उनके सिस्टम से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, वो मिल जाता है। नया बंदा अपॉइंट करेंगे, पहले हायरिंग का मसला होगा, इंटरव्यू, टेस्टिंग, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर पता नहीं काम का बंदा निकलता है कि नहीं निकलता। तो इसीलिए वो भी प्रेफर, तो इसीलिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज होता है जॉब सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हमारे लिए। तो लॉन्ग एसोसिएशन में कौन कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें मैनी इयर्स लिखा है, मैनी इयर्स की इंटरप्रिटेशन क्या है, या लॉन्ग एसोसिएशन की इंटरप्रिटेशन? हाँ, मोर देन 3 ईयर। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी, हर जगह पे ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ टाइम, एक्सप्लेन करें आप, मैं पॉइंट बताता हूं, एक्सप्लेन आप करें। लेंथ ऑफ टाइम पे सिग्निफिकेंस कैसे डिपेंड करती है? भैया एक्सप्लेन कर मेरा भाई। जितना ज्यादा टाइम, जितने ज्यादा साल हुए होंगे, उतना ज्यादा थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर रोल ऑफ इंडिविजुअल, जितना ज्यादा हाई पोजीशन पे होगा फर्म में, उतना थ्रेट ज्यादा होगा। अच्छा, क्लोजनेस विद मैनेजमेंट, जितनी ज्यादा दोस्ती होगी थ्रेट ज्यादा राइज होगा। ज्यादा ना मुस्कुरा मेरा भाई, बस ठीक है। सेफगार्ड्स क्या है? रोटेट पर्सोनल विद ए कूलिंग ऑफ पीरियड। रोटेट का मतलब क्या है? रिमूव कर लो। रिमूव कर लो या रोटेट कर लो का मतलब एग्जैक्टली एक ही है। जैसे यूं समझ लीजिए, आपके लिए मैंने ये भी एक कर दिया, क्या अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर लिख लें या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिख लें, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क करने की आपको जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट को सिंपल रखते हैं। उसी तरह लफ्ज रोटेट का मतलब भी वही है, रिमूव का मतलब भी वही है, ठीक है जी। क्या करें भाई, जो 3 4 साल 5 साल हो गए, अब क्या करो, उसको रोटेट कर दो, उसको रिमूव कर दो, उसको किसी और क्लाइंट पे भेज दो, इधर की और बंदे फ्रेश टीम लेके आओ, फ्रेश ब्लड इंजेक्ट करो, ठीक है इसमें। तो इससे क्या, अच्छा जिसको रोटेट करो उसको अगले साल वापस बुला लो, नहीं, उसको कुछ अरसे के लिए अलग ही रखो। ये जो कुछ अरसे के लिए ठंडा होने दो सुकून से, इसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या है भाई? कोड ऑफ एथिक्स, जो सीफैप का कोड ऑफ एथिक्स है, वो 2 टर्म्स यूज करता है। अगर दोनों का मतलब अभी समझ लें तो आपको उधर आसानी हो जाएगी। एक टाइम ऑन पीरियड, एक कूलिंग ऑफ पीरियड। टाइम ऑन पीरियड का मतलब है एंगेजमेंट में कितने साल काम किया, 3 साल से या उससे ज्यादा टाइम ऑन पीरियड है ना, तो फिर थ्रेट राइज हो जाता है। और कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? कितनी देर के लिए उसको साइड पे करना है। वो डिपेंड करता है, यहाँ पे कैफ में इसकी डिस्कशन नहीं है, सीफैप में इसकी डिस्कशन वो डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन था। अगर कोई मैनेजर था तो कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है 2 साल हो, और अगर कोई पार्टनर था तो कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है 4 साल हो।
वो डिपेंड कर, कूलिंग ऑफ पीरियड समझ आ रहा है आपको क्या है, कि कितने अरसे के लिए उसको ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए अलग किया, तीसरे दिन फिर आ गया कि भाई अलग हो तो गया था ना बाप, ऐसा नहीं है। अलग किया है तो अगर डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, पार्टनर, अब वो डिपेंड करता है, वो 3 साल है, 4 साल भी है, वो टाइप पे डिपेंड करता है, वो की ऑडिट पार्टनर है या कौन है वगैरह। देखिए 3 साल, मैं कैफ की सिर्फ डिस्कशन करूंगा। अगर आपका कोई भी टीम मेंबर 3 साल तक कंटिन्यूसली एक टीम का हिस्सा है, 4th ईयर में थ्रेट राइज हो जाएगा, आपको 4th ईयर में इसको नहीं भेजना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोटेट कर देना चाहिए, और फिर रोटेट करके कुछ अरसा उधर रखना चाहिए रोटेशन में। कितना अरसा? उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड। जब आपको लगे कि भाई ये ठीक, वो डिपेंड करता है थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट था, जितना हाईली सिग्निफिकेंट थ्रेट हो कूलिंग ऑफ पीरियड उतना ज्यादा होगा। या कर लो रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर लो, क्या कर लो? रीस्ट्रक्चर। अगर कोई जूनियर लेवल का पर्सन है तो फिर उसको, उसकी दोस्ती अगर परचेज डिपार्टमेंट में काम कर, वो आप वेरिफिकेशन करता है, परचेज डिपार्टमेंट के लोगों से हो गई है, उसे कोई दूसरे डिपार्टमेंट में करो। या सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स की हमारी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, भाई हमेशा हमने उसको इस्लामाबाद वाले फैक्ट्री में ऑडिट करने के लिए भेजा है, तो अब ऐसा करो, अब उसे इस्लामाबाद के मुल्तान वाली फैक्ट्री में भेज दो। 3-4 साल उसने इस्लामाबाद वाली फैक्ट्री को वेरीफाई किया, उधर उसकी दोस्ती हो गई है, अब मुल्तान वाली में। तो रीस्ट्रक्चर से भी ये थ्रेट किसी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट, ये तो आपको पता ही है। और फिर क्या है? कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अगेन इसमें भी अगर तो हमारा कोई जूनियर टीम मेंबर जो है उसकी लॉन्ग एसोसिएशन है तो क्या करवाओ? इंडिपेंडेंट रिव्यूअर। और अगर पार्टनर की लॉन्ग एसोसिएशन है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। यहां पे दोनों आके दोनों लिख दे, जहां पे कोई एक है तो कोई सा भी लिख दे चलेगा, कोई सा भी लिख दे चलेगा। प्रैक्टिकली ध्यान रखना पड़ता है थ्रेट किधर है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो ना, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। और इंडिपेंडेंट रिव्यूअर जो होता है, चूंकि आपने स्पेसिफिक पोर्शन को रिव्यू कराना तो इसकी कॉस्ट कम होती है। तो प्रैक्टिकली बड़े ध्यान से फैसला करना पड़ता है कि कौन सी ऑप्शन। एग्जाम में क्या जो मर्जी लिख दे, चाहे दोनों ही लिख दे, दोनों ही करवा लो जी, ठीक है। ऐसा कौन सा आपने जेब से पैसे देने हैं, रिकमेंडेशन ही देनी है, करवा लो भाई। ये कुछ बात समझ आई? अच्छा मुझे बताएं, मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर आप कहें तो एक आधा केस और हो जाए, हल्का इजी, मैं देख के ना जो बाकियों में सबसे देखिए टाइम अभी है ना, ऐसे ना जाए। नहीं एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं करवाना, ना 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 ना, आप सोच रहे ऑडिट फी वाला भी नहीं करवाना, ये भी लंथी है। तो परचेज ऑफ गुड नहीं करा, इंड्यूसमेंट वाला, हाँ ये बस हल्का सा सुन ले। क्या आपको आपका क्लाइंट किसी तरीके से कोई तरगीबात दे सकता है, कोई लालच दे सकता है? तोहफे तोहफे। पहले इस सेक्शन का नाम होता था गिफ्ट्स, फिर उन्होंने कहा नहीं, ये जो ऑडिटर को ट्रैप करने के लिए ना क्लाइंट के पास बहुत सी चालें हैं, बहुत सी। लेकिन यहां पे देखिए ट्रैप करेगा जैसे होता है वो हनी ट्रैप, उस तरह का। वो कहता है सिर्फ गिफ्ट नहीं है ट्रैप करने का तरीका। हाँ, आप कि क्लाइंट में से कोई पर्सन हमारे टीम मेंबर को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दे, हो सकता है कि नहीं? बताइए थ्रेट राइज होगा कि नहीं? इससे थ्रेट राइज होगा। हमको सारी उम्र किसी ने भेजी नहीं, बल्कि जिसको भेजी हमने उसे ब्लॉक कर दिया। आज क्लाइंट के टीम मेंबर ने कैसे हमें फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा, थ्रेट राइज हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट्स, ठीक है। इंड्यूसमेंट कह रहा है, inducements are benefits or incentives offered to auditor that may affect independence। बात समझ आ रही है? छोटे मोटे लालच तरह की बात, क्या करना चाहिए? और कोई एक लफ्ज ज़हन में नहीं आ रहा कोई इस तरह का। हाँ नहीं, हाँ एग्जाम्पल क्या है? गिफ्ट दे दिए, तोहफे तोहफे दे दिए, हॉस्पिटैलिटी, बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया,
कोई इंटरनल उनका फंक्शन है, वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे आपको बुला लिया। मैंने कहा ये अच्छा है, घर में कोई पूछता नहीं हमें, इधर वीआईपी प्रोटोकॉल में आप परेशान। एंटरटेनमेंट, कहा सर बेफिक्र हो जाए, आप हमारे शहर में आए हैं, आइए आपको शहर की सैर करवाते हैं। वो जो एसीसी की केस स्टडी, उसमें कभी बलून फ्लाइट में चले जाते हैं, वो कभी जहाज की सैर करवा के जजीरे की सैर पे निकल जाते हैं, वो बीच में नहीं। डोनेशंस देते हैं, सर ये 1 लाख रुपया एंगेजमेंट पार्टनर, सर 1 लाख, नहीं आपके लिए नहीं है, ये भाभी जी की जो एनजीओ है ना, वो ये उसके लिए। ऐसे होता है ना, वो बिल ऐसे होता है, अमीर आदमी जो होते हैं ना नॉर्मली, उनकी जो भी वो सोशल वेलफेयर के काम कर रहे होते थे, वो बिल गेट्स की जो थे, हाँ जो भी थे, मलिंडा नाम था, क्या था उसका, हाँ वही मलिंडा की। तो डोनेशन दे दी एनजीओस को। अपील्स टू लॉयल्टी का मतलब अपील टू लॉयल्टी, कि सर लॉयल कि हमारे साथ आप वादा करें, आप हमारे साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वही वीआईपी प्रोडक्ट। देखिए ये सारे तरीकेकार एग्जांपल्स हैं, और भी किसी एग्जांपल से ऑडिटर को ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती। तो जब आपको ये ऑफर्स होना, आपने अपने आप को सुपरमैन कभी नहीं समझना, आपने अपना माजी जहन में रखना है। हाँ जी, कि ये जो मेरे साथ माजी से हटके कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, नई दुनिया दिखाई जा रही है, कोई ये सबज बाग है, ये क्या है, सबज बाग, इसके साथ लिख लें इंड्यूसमेंट के साथ सबज बाग। हाँ ये इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ बयान बिल्कुल जाए जिन्होंने जाना बिल्कुल जाए। वो ऐसे सर ने मुझे 2:50 का टाइम दिया था, 45 मुझे 2:50 का टाइम दिया। चले ठीक है, बिल्कुल जो जाना चाहे जा सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। थ्रेट कौन सा राइज होता है, सेल्फ। अच्छा इसके गिफ्ट की एग्जांपल, वैसे टाइटल इंड्यूसमेंट है, एग्जांपल कौन सी सामने रखनी है आपने, गिफ्ट की। कौन सा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्यों, पैसों का मामला है। फेमिलियरिटी थ्रेट क्यों, हाँ गिफ्ट से, तोहफे तोहफे देने से दोस्ती बढ़ती है। और जो तोहफे तोहफे दे रहा हो, अगर वो उसकी वीडियो भी बना के रख ले और पब्लिक करने की धमकी दे, तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हो सकता है भैया। वो याद है ना आपको, टीवी पे वीडियो आई थी, कोई नोट गिन रहा था 3-4 साल पहले, गालमन कुछ साल पहले, जो पता नहीं हो रहा नाम नहीं लेते है, वो कुछ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो रहा था, साथ में वीडियो भी बन गई थी। इंटिमिडेशन थ्रेट था कि भाई मुकर जाए बाद में तो हमारे पास सबूत हो ना। प्रिंसिपल कौन सा है, ऑब्जेक्टिविटी और साथ ही इंटेग्रिटी, यानी आप ऑनेस्ट नहीं रहते, ठीक है, इंटेग्रिटी भी इफेक्ट होगी। एक्सेप्टिंग अनड्यू बेनिफिट्स, कंप्रोमाइज, ऑनेस्टी। अच्छा थ्रेट आ गया, आपके ख्याल में सेफगार्ड क्या होंगे, चले इतना कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है, सेफगार्ड बताए इसके, नहीं सिग्निफिकेंस को छोड़े, चले सिग्निफिकेंस के फैक्टर बताएं, सिग्निफिकेंस, हाँ गिफ्ट कितना मटेरियल है, क्या ये जो ऑफर किया जा रहा है हमें, जनरल पब्लिक को भी ऐसे ऑफर किया जाता है या सिर्फ स्पेशली हमारे लिए ट्रीटमेंट है ये, ठीक है, हाँ स्पेशल। और जिस टीम मेंबर को ये इंड्यूसमेंट्स दी जा रही हैं उसकी पोजीशन क्या है, ओके ठीक, बिल्कुल ठीक करा। ये देखा, ये कॉमन सेंस, मतलब ये जजमेंट है आपकी। कोड ऑफ एथिक्स इसलिए पहले करा, ये जजमेंट, ये सोचने में मजबूर करता है। क्या सेफगार्ड्स क्या होने चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। गिफ्ट को एक्सेप्ट ही ना करें, ओके, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करें, वापस कर दें, और अगर खा भी लिया पेमेंट कर दें उसकी। और जिस टीम मेंबर ने ये सारा काम किया है उसको रिमूव कर दे, कहां से, दुनिया से, एंगेजमेंट से, ओके एंगेजमेंट से। और रिमूवल से पहले जो उसने काम किया है इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा ले। ये देखे जो आपने तीर तुक्के चलाए हैं, देखे कितने निशाने में बैठे हैं, पढ़े जरा। एक्सेप्ट ना करें, कर लिया तो डिस्क्लोज करें, यानी फर्म को बताए कि मैं गिफ्ट एक्सेप्ट कर चुका हूं, और अगर मैं एक्सेप्ट क्या कर, रिटर्न कर दो या रीइंबर्स करो, पैसे वापस करो या रिमूव, वही तकरीबन सारी निशाने में, सिर्फ एक डिस्क्लोज वाली बात नहीं थी, बाकी सारे। अब आप कोड ऑफ एथिक्स को समझना शुरू हो गए।
ये थ्रेट क्या राइज होता है, सिग्निफिकेंस के फैक्टर क्या है, यही चीज़ रिक्वायर्ड है। हाँ, अब सिर्फ एक प्रैक्टिस करवानी है, अब मजीद आपको कुछ सिचुएशन और भी सिखानी है। अब आपको सिखाने के बाद मैंने अनसीन सिचुएशंस क्रिएट करके आपको बताना है, इसमें बताओ थ्रेट क्या है, क्योंकि आई क्या कभी कभी अनसीन सिचुएशन भी पूछ लेता है। उम्मीद है पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ले तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवानी है, लेकिन अभी नहीं, अभी 2-3 दिन मजीद ये चलेगा सिचुएशन है। जी जी, एक्सेप्ट नहीं भी की फिर भी ओरिजिनल जो कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए क्लाइंट कोशिशें कर रहा है। ठीक है, वो फॉर्म फिर बाकी सारे दूसरे टीम मेंबर को अलर्ट कर देते हैं, खबरदार किसी ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो ना 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 ना। ठीक है जी, डिपेंडेंसी, हाँ फर्म क्लाइंट पे कितना डिपेंडेंट है, ये फीस वाले में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फीस वाले में आएगा कि फर्म कितना डिपेंडेंट होती है। क्लाइंट बड़ा होता है ना तो हम ज्यादा डिपेंडेंट। चलिए, ये था हमारा कोड ऑफ एथिक्स सिचुएशंस। तो यहाँ पे अब हम आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं। रीड कीजिएगा, खासतौर पे चीट शीट जरूर रीड करनी है। चीट शीट ऐसे है जैसे आप एक एक चीट शीट का एक एक पॉइंट ऐसा है जैसे एक एक केस स्टडी कर रहे हो। हाइब्रिड से आवाज आई थी, क्या आवाज आई थी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आपको कुछ जी, क्या कह रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, आपका क्या क्वेश्चन था? शेयर्ड फाइनेंशियल, ये किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, कहाँ के? फैमिली पर, हाँ, शेयर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये है, हमारा भाई अगर क्लाइंट पे एम्प्लॉय है तो उसको जो सैलरी मिलेगी, जो उसको परगजिट्स मिलेंगे, किधर आएंगे, हमारे घर में ही आएंगे। फैमिली जो एक ही है तो हमारे इंटरेस्ट भी शेयर्ड हो गए। ठीक है, किचन एक ही है, ठीक है। हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनको क्लाइंट बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं, उन्होंने नहीं कर, बाज़ औक़ात मुंह भी नहीं लगाते क्लाइंट। वो डिपेंड करता है, थका क्लाइंट हो ना, थका क्लाइंट हो जिसको कुछ नहीं आता जाता, वो हमें वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। वहाँ पे जो लिस्टेड क्लाइंट होते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई करो काम करो, उन्हें पता होता है सारा काम ठीक किया हुआ है। हाँ, अगर अपने एम्प्लॉय, याद रखें समटाइम डिफरेंट कंपनीज कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लगाती है, भैया ये 50% सेल, ये 20% ऑफ, अगर तो वो अपने जनरल पब्लिक को डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं तो फिर एक्सेप्ट करने में मसला नहीं है। लेकिन अगर वो डिस्काउंट ऐसा है कि जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किया जा रहा तो फिर मसला, फिर हमारे लिए थ्रेट राइज होगा। इवन एक केस स्टडी में उसने कहा कि एक 20% डिस्काउंट वो सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करता है, वही ऑडिट टीम को ऑफर किया, तो उसने कहा नहीं, थ्रेट राइज होता है, क्योंकि जनरल पब्लिक को अगर ऑफर किया हो फिर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं, हम एम्प्लॉय नहीं है क्लाइंट के। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।